So hi my dear JEE aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों जेई मेंस के एग्जाम में लगभग 3 महीने से भी कम का समय रह गया है जनवरी शिफ्ट में। और उससे पहले एनटीए ने काफी बड़ा चेंज करा है। 30 की जगह 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो उसकी वजह से केमिस्ट्री के वेटेज पे क्या क्या असर पड़ेगा, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आ सकता है जनवरी शिफ्ट में, उसके बारे में ये डिटेल सेशन है। तो अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना, 80 अबव आप चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको आइडिया लग पाए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और क्या वो हमारे बैकलॉग्स में तो नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, अगर इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हो तो लाइक जरूर करें। और जैसा मैंने कहा था, मैं बहुत जल्दी आज या कल से ही पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जेई मेंस के लिए। लास्ट ईयर भी करी थी अक्टूबर से, और इस साल भी अक्टूबर से ही मैं आपकी जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो आप इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जेई मेंस के करना चाहते हो विद मानस खंडूजा। ओके, मैं ही पढ़ाता हूँ तो और कोई टीचर तो नहीं होगा। तो मेरे थ्रू अगर आपको क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े। तो बच्चों, एक साल में एनटीए ने दो बड़े बड़े चेंज करे। पिछले साल नवंबर अक्टूबर में सिलेबस रिड्यूस हुआ, और इस साल अक्टूबर में वंस अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि प्रोवाइडेड थे, करने आपको हमेशा से 25 थे, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 से 25 हो गए। दो चीज, लास्ट ईयर सिलेबस बहुत डिक्रीज हुआ, बहुत से ऐसे चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया जो एनटीए को लगा जरूरत नहीं है उनकी। वो कोविड की वजह से नहीं थे। जो आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ वो कोविड वगैरह से उसका कोई मतलब नहीं था। पर ये जो 30 से 25 क्वेश्चन हुए उसमें कोविड फैक्टर है। एनटीए ने कहा क्योंकि कोविड एग्जाम में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, तो हमने उस टाइम पे 5 क्वेश्चंस में चॉइसेस दी थी, 10 में से 5 आपको करने होते थे। बट अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। वो ट्रम्प कार्ड अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। वो वीकनेस बच्चों की नहीं है, वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस उनकी हो रही हैं, वो रेगुलर स्कूल जा पा रहे हैं। तो वो जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब उससे बहुत ज्यादा बच्चों वेटेज में चेंज आएगा। एक थोड़ा सा आपकी अप्रोच भी चेंज करनी चाहिए, और वो क्या अप्रोच है उसके लिए आप इस सेशन को जरूर देखें। ओके, तो दो बड़े बड़े चेंजेस थे। सिलेबस रिड्यूस हुआ, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक कटी, ठीक है। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक को काफी कम रिड्यूस कर दिया गया, एस ब्लॉक को उड़ा दिया गया, हाइड्रोजन को उड़ा दिया गया। फिजिकल में स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट्स हमारे साथ नहीं रहे, सरफेस केमिस्ट्री भी हमें छोड़ के चली गई। मेटलर्जी चैप्टर भी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चला गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा असर नहीं पड़ा, उसमें से पॉलीमर्स और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हटी, जो कि हम सिलेबस जब डिस्कस करेंगे तो हम आराम से देख लेंगे, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। बट ये आपको मैंने एक जनरल आइडिया दिया, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो पिछले से पिछले साल वाले बच्चों के लिए थे, अब वो रिड्यूस हो गए थे। और ये 2024 में हुआ। 25 में आपके 30 क्वेश्चन जो सामने आते थे, अब वो केवल 25 आएंगे, और वो 25 के 25 आपको करने। तो सबसे बड़ी चीज तो आपके साथ ये हो रही है कि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वो गया, ठीक है, आपके 4 नंबर गए। ऐसा नहीं कि उसकी जगह हम कुछ और कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो जो आपकी लाइफ लाइन थी, हेल्पलाइन होती है ना, तो वो आपकी रिड्यूस हो गई। तो सबसे वाला फैक्ट तो ये है कि मेंटली आपको अब सारे चैप्टर्स करने हैं। आप कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अगर आप बैकलॉग छोड़ोगे तो अब आपके पास चॉइस नहीं, ठीक है। मान लो आपने आखिरी में बायोमोलिक्यूल्स छोड़ दिया हो, या फिर आपने अमीन्स ना पढ़ा हो और वो चॉइस में आ जाता, तो आपका मन खुश हो जाता। पर ऐसा इस बार से नहीं हो। तो आपको सबसे पहला काम तो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं रहनी चाहिए। टाइम अभी काफी ज्यादा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे बैकलॉग्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो 3 ब्रांचेस रहती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर देंगे तो सबसे ज्यादा असर आपके हिसाब से किस पे पड़ना चाहिए? मेरे आंसर देने से पहले आप अपने माइंड में सोचो। आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ड्रॉपर है तो 3 साल से प्रिपेयर कर रहा होगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ बहुत लंबे हो जाते हैं कैलकुलेशन बेस, तो उन्हें जेई चॉइस में रख देता है कि बच्चों या तो आप लेंदी कैलकुलेशन कर लो, या फिर ऑर्गेनिक में दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, या इनऑर्गेनिक में रटने वाला क्वेश्चन कर लो। तो फिजिकल के क्वेश्चन ज्यादातर चॉइस बेस्ड आते थे, क्योंकि उसमें टाइम तो देखो कम ही होता है और कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। फिजिकल में चैप्टर भी बहुत ज्यादा है, तो जेई चाहता था हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो आए। और फिजिकल केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा चैप्टर्स होते हैं अगर हम देखें तो उसकी वजह से फिजिकल के जो क्वेश्चंस है वो चॉइस में ज्यादा रहते थे।
अब क्या हो जाएगा, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में चॉइस नहीं रहेगी। तो अगर आपने फिजिकल में इक्विलिब्रियम छोड़ रखा है, जो कि अभी तक छोड़ रखा होता है बच्चों का, इलेक्ट्रो छूटी हुई है, थर्मोडायनेमिक्स वीक है, तो उसमें अब चॉइस नहीं मिलेगी। अब आपको जो क्वेश्चन आया है, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा हो, पर वो करना है। या तो छोड़ दो या -1 ले लो। ओके, तो फिजिकल विल बी अफेक्टेड द मोस्ट। ओके, अब हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में कभी कभी क्या हो रहा था, पिछले साल की कुछ शिफ्ट्स में पी ब्लॉक से रिड्यूस होने के बाद भी 3 क्वेश्चन आ गए, कुछ कुछ शिफ्ट्स में आए हैं, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आ जाते थे। अब इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से 3 क्वेश्चन का आ जाना। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 तो आ जाते, पर पी ब्लॉक से अगर 3 क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी शिफ्ट में। पर ये बहुत बड़ा असर नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम चैप्टर्स है, फिर भी उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन या 3 से ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक से इनऑर्गेनिक में आपको कम देखने को मिलेंगे। तो मॉडरेट चेंज है, इतना ज्यादा इनऑर्गेनिक में फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रिड्यूस करने का। ऑर्गेनिक बैलेंस रहती है, पहले भी ज्यादा थी, अब भी ज्यादा रहेगी। सबसे बड़ा असर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है फिजिकल का, तो आई वुड रिकमेंड यू, केमिस्ट्री में हर शिफ्ट आसान होती है, आपको 75 से ऊपर करना ही पड़ता है। कोई ऐसी शिफ्ट नहीं होगी जहां 50 में आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाए। मैथ में हो सकता है ऐसा, फिजिक्स में हो सकता है ऐसा, बट केमिस्ट्री में अगर 10 शिफ्ट है तो 9 ईजी रहती। तो आप इस बात को ध्यान रखें, केमिस्ट्री में अगर आप बैकलॉग छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर। आसान सब्जेक्ट होता है, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो इजी जिस दिन शिफ्ट होती है और जिनके 220 प्लस आते हैं ना, तो फिर वो केमिस्ट्री में 85 या 90 वाले होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। मैथ की 10 में से 6 शिफ्ट लगभग मुश्किल ही रहती हैं, ठीक है। और मैथ की ही डिसाइड करती है पेपर का लेवल। तो केमिस्ट्री को हमें बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। हम इसमें 80 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर हमने सभी चैप्टर्स को सही से पढ़ा है। एनसीईआरटी से भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना, आप हायर लेवल की बुक नहीं पढ़ते, आप केवल एनसीईआरटी से पढ़ो, तो आप 50-60 मार्क्स ला सकते हो। पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से आती है, आपने पीवाईक्यू करे हैं, इतना ही 60 नंबर के लिए केमिस्ट्री में इनफ होता है। जस्ट एनसीईआरटी, रीडिंग एनसीईआरटी थॉरोली, डूइंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम 2015 टू 2024। 2014 से करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं, 15 से आप 24 के भी कर लेते हो, क्योंकि हर साल अब 20 शिफ्ट हो गई ना, जनवरी अप्रैल, तो वो मिला के बहुत क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इतने पीवाईक्यू 15 से 24 आप कर लो, आप एनसीईआरटी कर लो, कोई आप एक्स्ट्रा बुक भी ना पढ़ो, तो आप केमिस्ट्री में 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 60 मार्क्स, बट दे आरंट इनफ इफ यू आर टारगेटिंग एनआईटी त्रिची, एनआईटी वरंगल, एनआईटी सुरतकल, ओके, एमएनआईटी अलाहाबाद, तो वो उससे बस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पर अगर आप एक्चुअली में बहुत अच्छे एनआईटीज को टारगेट करना चाहते हो, तो देन यू वुड हैव टू गो फॉर 80+ इन केमिस्ट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड वेटेज वाली पार्ट से। तो सबसे पहले कम चैप्टर इन ऑर्गेनिक की, पर वेटेज बहुत ज्यादा है ना चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा वेटेज बच्चों डी, एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर रहेगा। इनमें ऐसा रहता है, कभी इससे 2 क्वेश्चन और इससे एक आ जाते हैं, कभी इसके 2 क्वेश्चन, कभी इसके एक आ जाते हैं। ओवरऑल ये 12 नंबर के रहते हैं, और अब तो बिल्कुल 12 फिक्स रहेगा, क्योंकि अब आप पे चॉइस बेस तो रहा नहीं। हो सकता है आप पिछले साल के पेपर से ट्रेंड एनालाइज करोगे तो गलत रहेगा। देखो पिछले साल क्या था, 30 क्वेश्चन थे, उससे पिछले साल सिलेबस ही अलग था, तो हम लास्ट ईयर से ट्रेंड एनालाइज नहीं कर सकते। जब सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट मेटलर्जी, स्टेट्स ऑफ मैटर, आपका एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब रिमूव, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, पॉलीमर्स, ये सब रिमूव हो गए, तो उसकी वजह से पैटर्न वेटेज चेंज रहा होगा। तो आप लास्ट ईयर ट्रेंड को देख के नहीं बता सकते, इसमें आपको बिल्कुल एग्जामिनर के हिसाब से सोचना होगा। और जेई का ये सोच रहनी चाहिए अब से कि यूनिफॉर्मिटी है। लास्ट ईयर क्या हुआ, एक शिफ्ट में 250 में आ रही परसेंटाइल अच्छी, एक में 160 में आ जा रही। तो ये चीजें ना हो, तो यूनिफॉर्मिटी को करने के लिए वो क्या ट्राई करेंगे, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आई जाए। तो केमिस्ट्री में मान लो 20 चैप्टर्स हैं, तो 20 क्वेश्चंस तो उन्हीं से होने चाहिए, हर चैप्टर को एक क्वेश्चन तो मिले। कोई ऐसा ना कहे भाई कहीं आपने बायोमोलिक्यूल से एक भी नहीं दिया और कहीं 3 दे दिया। तो इसी वजह से आपका क्या होता है, कोई शिफ्ट बहुत आसान हो जाती है, कोई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज मुझे लगता है जेईई में लास्ट ईयर हुई थी ऐसी गलतियां। इस बात पे केस भी करा गया था, कुछ बच्चों के द्वारा फाइल हुई थी पेटिशन कि भाई फर्स्ट शिफ्ट जनवरी की बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई। पर इस साल से मुझे लगता है यूनिफॉर्मिटी को बैलेंस मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन होना ही चाहिए।
आप किसी चैप्टर को मत छोड़ो। भाई किसी ने थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने उसी से क्वेश्चन नहीं दिया, और किसी ने ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा था तो उससे आपने 3 दे दी। तो इस तरह का बिहेवियर गलत है। आप मेन चीज पहले याद ध्यान रखो कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि भाई यार हर चैप्टर, भाई किसी ने मान लो 10 ही चैप्टर करे तो उन 10 से उसके 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए। उसने मेहनत 10 की करी है तो भाई 10 क्वेश्चन उसको दो। वो कर पाए नहीं कर पाए वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है हर चैप्टर से एक क्वेश्चन होना चाहिए। किसी भी चैप्टर से 0 बहुत गलत बात है। बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, उसके 10 साल के पीवाईक्यू कर रहा है, शीट लगा रहा है, एनसीईआरटी से वो कवर कर रहा है, फिजिकल की बड़ी बड़ी बुकों से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, और आप वहां उससे 0 क्वेश्चन कर देते हो। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है इस बार नहीं होगा। और डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12, periodic and representative elements are actually p block and s block elements, but s block elements have been omitted. So periodic and p block elements का 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। लास्ट ईयर तक मैं इसे 12 पद कह सकता था, एक क्वेश्चन चॉइस में हो सकता था, बट ये रिड्यूस करा होगा इस बार। तो होपफुली दोनों क्वेश्चन पी ब्लॉक के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन पीरियोडिक एक पी ब्लॉक का हो सकता है, ठीक है। दोनों पीरियोडिक के नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि इसका 8 रहना चाहिए। और बहुत सी शिफ्ट में आप देखोगे दोनों क्वेश्चन पी ब्लॉक से रिलेटेड होंगे, उसमें पीरियोडिक इस्तेमाल हो रही होगी, बट होगा वो पी ब्लॉक से रिलेटेड। तो ये 8 मार्क्स पी ब्लॉक के मोस्टली मैं कहूँगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 8 मार्क्स का है, और अगर हो सकता है इसका एक क्वेश्चन कम हुआ तो वो पी ब्लॉक में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये 8 से 4 कह सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये 4 से 8 और ये 8 से 12 हो जाता है। तो जब ये 12 होगा तो होपफुली ये कितना होगा, 4 होगा, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन कम होता है तो वो आपको पी ब्लॉक में दिख जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपसे कोई शेप पूछ रहा है XeF4 की, तो दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ पी ब्लॉक एंड केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज xenons कंपाउंड आर ओनली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में तो पता लगता है xenon कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन दिया है कि भाई NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज पी ब्लॉक। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये वाला वेटेज जरूर देखें कि अगर ये 12 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि वो सेम में रहता है। हाइब्रिडाइजेशन का 90% इस्तेमाल पी ब्लॉक में ही हो रहा है कोर्स में हमारे, सबसे ज्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की शेप, ठीक है, अमोनिया की शेप, pH3 की शेप, pH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, NH3 की शेप निकालते हो, फिर आप ऑक्सो एसिड्स में शेप स्ट्रक्चर, उनका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो आई बिलीव केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक आर इंटर कन्वर्टेबल व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि बच्चे इसे सीरियसली ले नहीं रहे अभी तक, और इससे आ ही रहा है। सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया कि भाई ब्राउनिंग टेस्ट में कौन सी गैस है, ये जो गैस है इसने इस कलर का चेंज लाया, ये कौन सी गैस है। Al3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन से ग्रुप में है, या इस ग्रुप का रिएजेंट कौन है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें है और ये आएगा ही, ठीक है। फिक्स टेस्ट का फॉर्मूला आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, वो जो आप लैब मैनुअल में पढ़ते हो दोबारा आपको देखना पड़ेगा। तो 32 मार्क्स की इनऑर्गेनिक। फिजिकल बहुत ज्यादा चैप्टर्स है, मोस्ट प्रोबेबली हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है, पर 3 ऐसे चैप्टर है जिनमें से एक में 8 जरूर आए, 8 मार्क्स का। ये 3 चैप्टर रेडॉक्स, इलेक्ट्रो, थर्मो और इक्विलिब्रियम है। सबसे बड़े चैप्टर्स होते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इनसे एक्सपेक्टेड है इन तीनों में से किसी एक का वेटेज 8 रहेगा, ओके। फिजिकल में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है, मोल कंसेप्ट से एक न्यूमेरिकल होगा, आसान रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर का क्वेश्चन होगा या बोर मॉडल से होगा। सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनमें भी ऑस्मोटिक का क्वेश्चन ज्यादा आता है। केमिकल काइनेटिक्स, एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम पीएच निकालने के लिए आ जाएगी, ली चैटलर प्रिंसिपल इस्तेमाल करने के लिए आ जाएगा। बट थर्मो, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स से इन तीनों में से उम्मीद है एक चैप्टर जरूर 8 नंबर का आएगा, ठीक है। तभी आप देखो 32 बन रहा है। मैंने ये नहीं कहा तीनों से 8 आ रहा है, किसी एक से 4 8 आएगा तो आप देख लो, बाकी के 28, बाकी के 24, और उस 7 चैप्टर होगा उससे 8 मार्क्स का। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो दिस इज 32 मार्क्स वेटेज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। अब एक आध शिफ्ट में इससे 36 हो गया, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई मुझे मत पकड़ लेना। मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, ठीक है ना। 10 शिफ्ट है, अगर उनमें ये 6 में भी ये पैटर्न चल जाता है, दैट्स वेल एंड गुड। नाउ मूविंग अहेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन वाला जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड, और उससे हमेशा मोस्ट शिफ्ट्स में
दो क्वेश्चन बनते ही। एक क्वेश्चन आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स की इतनी सारी नेम रिएक्शंस है उनसे, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। या फिर आपका इसमें वो आ जाता है, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पीएच बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की इतनी सारी नेम रिएक्शन है, कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन, फिर एसिड की HBZ, ठीक है। तो इन तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर अगर इसमें 8 नहीं आता तो वो एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स में जाता है, बट उसका कम ही रहता है। सबसे ज्यादा एल्डिहाइड्स कीटोन्स एसिड के चांसेस होते हैं 8 नंबर के आने के। देन जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, एक क्वेश्चन जीओसी का IUPAC आइसोमर या फिर एरोमेटिसिटी बेस्ड। हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा एल्कीन को प्रेफर करते हैं या फिर बेंजीन बेस्ड क्वेश्चन आता है ज्यादातर। वो जिस दिन हम टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगा तो वो आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो भाई वो वीडियो भी देख लोगे, लाइक सब्सक्राइब अगर आप कर लोगे तो। एल्काइल हैलाइड एक क्वेश्चन SN1 SN2 रिलेटेड रहता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे ज्यादा फिनॉल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मोस्टली फिनॉल बेस्ड आते हैं। अमीन्स, वो जो फिनॉल की 4 प्रिपरेशन है, फिनॉल के ऊपर एसिड डेरिवेटिव्स लगा के उनका पीएच कंपेयर करो, एसिडिक कैरेक्टर बताओ, पिक्रिक एसिड के बारे में सवाल आ जाता है, ठीक है। अमीन्स का पीएच बेस्ड क्वेश्चन आता है, टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रो कौन सा होता है, डाईएजोबेंजीन, वो जो होता है ना डाईएजोबेंजीन करो, बेंजीनियम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड वाला जो पार्ट है इनमें, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। कैसे उसे बनाते हैं, कैसे उसे आप फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हम जब टॉपिक वाइज देखेंगे ना कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगा। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा आने लगा है आजकल भाई, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल वाली क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, डिटेक्शन, लेसामने टेस्ट, इससे क्वेश्चन आपका बनता है और 4 नंबर का ये भी आएगा। इसका 4 और प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 बहुत ज्यादा पिछले सालों में इंक्रीज करा है इनसे आना, क्योंकि बोर्ड में ये ज्यादा आते नहीं है तो बच्चा ने हल्के में लेता है, बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होता है, और जेई को बात पता है तो इनसे फिक्स क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो ऑर्गेनिक 36 मार्क्स की है मेरे हिसाब से, मोस्टली शिफ्ट में ऑर्गेनिक ज्यादा रहेगी। फिजिकल 32, इनऑर्गेनिक 32, भाई चैप्टर इतने कम है तो कि 36 है दूसरे से चैप्टर को मैं, ठीक है ना, तो 32 इसमें बनता ही है, फिर भी बहुत है। सो आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज 36% ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 32 और फिजिकल भी 32 रहती है। कैसे पढ़े केमिस्ट्री, आप एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो तो एनसीईआरटी के बाहर बहुत रेयर केस में एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है, चाहे अकरेंस का क्वेश्चन हो, यूजेस का क्वेश्चन हो, रिएक्शन दिख रही है तुम्हें, किसी एसिड का यूज आ गया है, ठीक है, ये आयोडीन का ये कंपाउंड है, एसिडिक मीडियम में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जो बेसिक मीडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरोपेटाइड, फ्लोरोस्पार सॉरी, और फ्लोरोपेटाइड, ट्रायोलाइट, इन सब का फॉर्मूला आ गया था लास्ट ईयर, बच्चों को लगा मेटलर्जी क्वेश्चन कैसे आ गया, पर ये अकरेंस में दे रखा था। तो आप इनऑर्गेनिक पढ़ो तो बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। फिजिकल में भी जब आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो वो इनऑर्गेनिक से पढ़ो, वो एनसीईआरटी से पढ़ो। चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखो, सब एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट उठा उठा के आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रो का आता है, सेल्स के क्वेश्चन आते हैं, किसी बुक को मत देखो, आप एनसीईआरटी पहले पूरी करो। उसी का H2SO4 कितना % यूज होता है लेड सेल में, इसमें से आ रखा है, ठीक है। तो आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से करी है, देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस मस्ट, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, डिजिट चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आप पे बहुत टाइम है तो आप 2015 से 24 करो, बट अगर आपको लगता है लास्ट मोमेंट है तो 2019 से 24 भी काफी ज्यादा, अगर आप पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक। अगर आपकी कोई बैकलॉग नहीं है ना तो आप सारे लगभग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है नहीं सर हमारी बैकलॉग भी है, हम चैप्टर के बाद कितने करें जो इनफ हो, तो 5 साल बहुत है, 5 ईयर्स, 19 से 24, ठीक है। ब्लॉक का रेगुलर रिवीजन, भाई पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऐसे ही याद होंगे अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा याद करो। ग्रुप नंबर 13 को पढ़ लिया मंडे को, ग्रुप नंबर 14 वेडनेसडे को थोड़ा सा देख लिया, ग्रुप नंबर 15 फ्राइडे को देख लिया, संडे को 21 से 30 जो एलिमेंट्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। भाई मैंगनीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यही रहती है, बाकी सब तो अलग अलग शो करते हैं, ठीक है। कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन है। ये थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा एक साथ बल्क में इनऑर्गेनिक पढ़ो, पार्ट्स में डिवाइड करोगे कभी नहीं, रटना आसान होता है, ठीक है। तो रेगुलर रिवीजन, नेम रिएक्शन डेली 5 आप प्रैक्टिस करो। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, आप रोज 5 नेम रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करो, सीक्वेंशली जाओ चैप्टर वाइज, सैंडवेयर, कैनिजार,
5 लिखी, लिख के देखी बना के, फिर अगले दिन दूसरी 5। इस तरह से आपकी अगर आप 5-5 चलते हो ना तो हर 15 दिन में अप्रॉक्स कवर हो जाएंगी। 15 5 75। फिर आप दोबारा राउंड, 5 कम लग रहा है तो 7-7 रोज रिवाइज कर, ठीक है। इस तरह से आपकी नेम रिएक्शन रेगुलर रिवाइज हो जाएगी। कैलकुलेशन स्पीड की वजह से फिजिकल का क्वेश्चन बच्चा छोड़ देते, आखिर में लगता है यार 5 मिनट रह गए, कैसे मैं 7.4 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एप्सिलॉन करूंगा। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। एक्यूरेसी देखो, एग्जाम में 9 इंटू 4 27 लिखाते बच्चे, 4 की जगह -1 हो जाता है फिर उनका जल्दबाजी में। तो इस तरह की गलतियों से बचो। फॉलो सीक्वेंस करो। सीक्वेंस फॉलो करना क्या होता है भाई, अगर आप थर्मो पढ़ना चाहते हो तो भले ही आपके कोर्स में स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, पर पीवी बराबर एनआरटी जितने लॉस से मिलके बनाए वो आपको पता होने चाहिए। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये तीनों जो होते हैं ना, आपको गेल यूसेग लॉ, ये पता होने चाहिए। पीवी बराबर एनआरटी क्वेश्चन आ गया था इसमें, वोल्ट कंसेप्ट में इस्तेमाल करके पता लग जाता है, ठीक है। फिर आप थर्मो के बाद इक्विलिब्रियम पढ़ो। आप इक्विलिब्रियम पहले पढ़ लोगे तो नुकसान है आपके लिए। इक्विलिब्रियम के बाद आप अगर इलेक्ट्रो पढ़ते हो तो वो इजी लगेगी। ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे फिजिकल का तो इलेक्ट्रो आसान लगेगी, पर आप इन दोनों के बिना 11th की आपकी बैकलॉग है और अब इलेक्ट्रो स्टार्ट करोगे तो इलेक्ट्रो भी मुश्किल लगेगा। ये डेल्टा जी क्या होता है यहाँ पे दे रखा है, थर्मो पढ़ा नहीं, कैसे बता दोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, क्या चीज होती है। तो जब पीछे जाना ही है तो सही से ना जाए। तो आप इस तरह से शुरू करें। मोल कंसेप्ट तो मस्ट होता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट के बाद अब भले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में पढ़ लें, बट फिर आप थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर एक जनरल आइडिया आपको हो जाए, थर्मो, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो। केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। आप सॉल्यूशन को मोल कंसेप्ट के बाद फौरन पढ़ लो, आपको इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशंस काफी इजी चैप्टर रहता है, और अगर आपको जब भी जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो सॉल्यूशंस पढ़ लिया करो, सबसे आसान चैप्टर है। आसान चैप्टर उस दिन पढ़ा करो जिस दिन आपको पढ़ने का बहुत कम मन है और बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो आसान चीज कर लिया करो। मुश्किल करोगे तो पहले ही क्वेश्चन में बंद कर दोगे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले जीओसी को टाइम देना है, फिर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, और सीक्वेंशियली ही फिर आप अमीन्स तक जाना। एक फ्लो में कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टुकड़ों में ये नहीं करनी चाहिए, टुकड़ों में इनऑर्गेनिक करनी चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में एक छोटा सा बस आपने स्टेप याद रखना है कि मैं सबसे पहले पीरियोडिक को बहुत अच्छे से करूंगा, और जितने अच्छे से मैंने पीरियोडिक करी है उससे दुगने अच्छे से मैं केमिकल बॉन्डिंग करूंगा। जब ये दोनों चैप्टर, भले ही पीरियोडिक का वेटेज 0 है, पर जब ये दोनों चैप्टर मेरे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, तब क्या पी ब्लॉक और क्या डीएफ ब्लॉक और क्या कोऑर्डिनेशन का, मुझे तीनों ही काफी आसान लगेंगे जब मेरे ऊपर वाले दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पी ब्लॉक तो आपको हलवा लगेगा, मतलब मजाक कर रहा हूं, पर लगेगा, ठीक है, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ोगे तो जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट तक मैं रेगुलर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। प्लस जिस तरह से मैंने आपको इसकी बताया है, टॉपिक वेटेज बताया है, टॉपिक वाइज कौन सी चीजें कितनी पढ़नी चाहिए उसके ऊपर भी एक सेशन में लाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े। इस वीडियो से अगर आपको लाइक जरूर करना, हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना भाई, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मानस खंडूजास केमिस्ट्री अड्डा चैनल, टू हैव रेगुलर अपडेट, कौन सा सेशन में कब लेने वाला हूँ, सारी बातें इस टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूँ। So this was मानस खंडूजा on मानस खंडूजा's केमिस्ट्री अड्डा चैनल। अगर आप चाहते हो एक अच्छा कॉलेज जाना तो 75, बिल्कुल अभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले 75 प्लस टारगेट करो केमिस्ट्री में, ठीक है। और जब आपका कोई भी बैकलॉग ना रहे उस दिन दिमाग में 85 प्लस का टारगेट रख। पहले बड़ा रख लेते हो ना तो फिर गिर जाते हो। शुरुआत छोटे से करो जब तुम्हारी इतनी सारी बैकलॉग से, और उसके बाद आप 85 प्लस को टारगेट, ठीक है। तो जिनका बैकलॉग नहीं हो तो 85 प्लस टारगेट करें ही, ओके। तो ऑल द बेस्ट, यू नीड टू स्कोर 200 प्लस टू बी सेफ साइड। सेफ साइड पे रहने के लिए 200 से ऊपर आपका आना चाहिए। आसान है, मुश्किल है शिफ्ट, 200 से ऊपर पे एनआईटी मुझे मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को एंड कर देते हैं। मे यू हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मानस खंडूजास केमिस्ट्री अड्डा चैनल।